नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, गोदान और मैला आंचल के बाद यूपीएससी के सिलेबस का तीसरा उपन्यास इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। उपन्यास का नाम है महाभोज और इसको लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। महाभोज से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे आपके, वो सब इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में कवर हो जाएंगे। आप इस उपन्यास को समझने के लिए मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत बढ़िया उपन्यास है, इसको आपको एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब व्याख्या करने बैठेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ बनी रहेगी। दूसरी बात, यूपीएससी के सिलेबस में जो किताबें हैं, मैं तो कहता हूँ कि सब आपको एक बार कम से कम पढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सोच कर ही सिलेबस में इन किताबों को लगाया गया है। इन किताबों को पढ़ने से, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, यूपीएससी हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, तो आपके एथिक्स और एस्से के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आप एथिक्स और एस्से के लिए बहुत सारे पॉइंट्स इससे निकाल सकेंगे। आपकी एक सोच और समझ विकसित हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास में महाभोज उपन्यास के बारे में। मैंने पहले से ही कुछ लिख कर रखा है पीडीएफ के फॉर्म में। जो मैंने कॉपी पे लिखा था वही मैंने इस पे पेज लगा दिया है, उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। देखिए, महाभोज एक ऐसा उपन्यास है जिस उपन्यास में वर्तमान समय की प्रासंगिकता को भी हम ढूंढ सकते हैं, और एक प्रश्न भी बनता है कि महाभोज की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। महाभोज एक ऐसा उपन्यास है जिसने तत्कालीन समय की राजनीतिक विद्रूपताओं को उजागर किया है। राजनीति में, समाज के विभिन्न वर्गों में उनकी सोच किस तरह से है और कैसे वो पूरी की पूरी विचारधारा जो राजनीति में है, कैसे दलितों, वंचितों या शोषितों को प्रताड़ित करने में अपनी भूमिका निभाती है, उसकी बात ये उपन्यास करता है। इस उपन्यास में दलित चेतना की बात नहीं की गई है, बल्कि मानवतावादी चेतना की बात की गई है। मानव मात्र की चेतना पर बल दिया गया है। इस उपन्यास की कहानी क्या है, इसके बारे में चलिए हम डिटेल में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे द्वारा ही कुछ लिखा गया है, इसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि इस उपन्यास का नाम महाभोज ही क्यों रखा गया। उपन्यास का नाम महाभोज क्यों रखा गया? महाभोज का मतलब होता है मृत्यु भोज। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कुछ दिनों के बाद, 12 दिन, कभी 16 दिन, कभी 40 दिन, कभी 13 दिन, तो 13वीं का भोज रखा जाता है, जिसको मृत्यु भोज कहते हैं। वर्तमान समय में कैसे एक संवेदना की मृत्यु पर अवसरवादिता से प्रभावित होकर नेता, पुलिस, पत्रकार, तमाम लोग, प्रशासन, ये कैसे महाभोज कर रहे हैं, इसके बारे में ही इस उपन्यास में बताया गया है। महाभोज का मतलब है कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसका श्राद्ध हो रहा है और उस पर लोग भोजन करते हैं, उसको महाभोज कहते हैं। जो लोग उस भोजन को करते हैं उनको महाब्राह्मण कहा जाता है या महापात्र कहा जाता है। इस उपन्यास में दिखाया गया है कि नेता, पुलिस प्रशासन, पत्रकार और जो भी संभ्रांत लोग हैं समाज के, वो स्वयं महाभोज उड़ा रहे हैं, वो स्वयं महाभोज कर रहे हैं। किस चीज़ की? एक दलित, एक वंचित, एक शोषित की प्रताड़ना पर, उसकी मृत्यु से उपजे हुए अवसर पर। तो बात करते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। 1979 में इस उपन्यास को मन्नू भंडारी ने लिखा, और 1979-80 के समय की अगर आप बात करें तो भारतीय राजनीति में बड़ा उथल पुथल का दौर था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद से, इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद से जनता पार्टी की सरकार बनी। एक मिलीजुली सरकार थी, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय में, उसी की कोख से जनता पार्टी का जन्म हुआ, उसके विरोध में। और फिर जेपी का जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है वो भी इसी समय के आसपास चलता है। तो भारतीय राजनीति में अवसरवादिता और भारतीय राजनीति के गिरते स्तर जो उस समय दिखाई दे रहा था, उसी को आधार बनाकर इस उपन्यास को लिखा गया है। कथा सार की बात करें तो कहानी क्या है, अब आपको मजा आएगा, आप ध्यान से समझते चलेंगे, मैं इसको समझा रहा हूं। तो कहानी ये है कि सरोहा विधानसभा है एक, ये उत्तर भारत का एक विधानसभा क्षेत्र है। क्लियरली नहीं बताया गया है कि उत्तर भारत के किस राज्य का है। उत्तर भारत के सरोहा विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव का मतलब होता है कि चुनाव के बाद यदि किसी कारणवश कोई सीट खाली हो जाए तो वहाँ पर उपचुनाव कराया जाता है।
तो सरोहा में विधानसभा का उपचुनाव है और सत्ताधारी दल जो है उसके जो लीडर हैं उनका नाम है दा साहब। दा साहब हैं सत्ताधारी लीडर, मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं उस राज्य के, और विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं वो सुकुल बाबू हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। और बात करें कि सत्ता पक्ष में जो दा साहब हैं वो बड़े भव्य व्यक्ति हैं, मतलब उनकी वाणी में सौम्यता है, वो संयमी व्यक्ति हैं। लेखिका लिखती है कि उनके शरीर पर 1 इंच भी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है, और जिस तरह से उनका शरीर एक कसा हुआ शरीर है वैसे ही कसी हुई उनकी भाषा है, वैसे ही कसी हुई उनकी विचारधारा है। जब वो बोलते हैं तो बहुत नाप तोलकर एक एक शब्द बोलते हैं। ये दा साहब के बारे में लेखिका ने कहा। विपक्ष में जो सुकुल बाबू हैं वो अंधविश्वासी हैं, और दा साहब जो हैं वो अंदर से तो कपटी हैं, अंदर से उनके अंदर कपट भरा हुआ है। राजनीति के हर एक छल प्रपंच से दा साहब परिपूर्ण हैं, मगर बाहर से वो दिखाते नहीं हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। विपक्ष में जो सुकुल बाबू हैं वो हरिजनों का वोट उनको मिलता आ रहा है। लगभग 10 वर्ष तक वो सीएम पहले रह चुके थे, अब राजनीति से लगभग संन्यास की ओर हैं, और इसी बीच उनको एक अवसर मिल जाता है अपनी राजनीति को जीवित करने का, महाभोज करने का एक अवसर सुकुल बाबू को मिलता है। ये अवसर है बिशु की मृत्यु। बिशु कौन है ये जानने से पहले हम सरोहा विधानसभा को एक बार जातिगत समीकरण उसका समझते हैं। सरोहा विधानसभा में 35% जाट हैं, और ये जाट जो हैं यही भूमिधर हैं, मतलब इनकी ही ज़मीन है। और 65% जो वर्ग है, 65% जो जनसंख्या है वो हरिजनों की जनसंख्या है, जो भूमिहीन मजदूर हैं। और उसी हरिजन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिशु, विश्वेश्वर नाम है, बिशु कहा जा रहा है। हरिजनों को वो इस बात के लिए जागृत करता है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, उचित मजदूरी दर के लिए लड़ो, और उसके ही इस बात को कहने से वो किसी के खिलाफ नहीं है। बिशु केवल लोगों का जो अधिकार है उसके लिए प्रेरित करता है, और उसके प्रेरणा से हरिजन उचित मजदूरी के लिए हड़ताल पर चले जाते हैं। जोरावर जो कि भूमिपति है, जोरावर वही जो जाट है, ये भूमिपति है, इसी की सहायता से दा साहब चुनाव जीतते आ रहे हैं। और जोरावर जो है उसने क्या किया था, हरिजन बस्ती में आग लगवा दी थी, और इस आग लगाने का प्रमाण बिशु के पास उपलब्ध हो जाता है। बिशु साक्ष्य जुटा लेता है कि इसकी आग किसने लगाई थी, और जब बिशु को साक्ष्य मिल जाता है तो उसी वक्त जोरावर उसकी हत्या करवा देता है। लौटते हैं वापस सरोहा विधानसभा के उपचुनाव की तरफ। लखन राम या लखन सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, अयोग्य है। दा साहब उसे सरोहा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है जो दा साहब के रहमो करम पर जीने वाला व्यक्ति है। दा साहब के आगे पीछे चलने वाला, पानी पिलाने वाला, सेवक जैसा कार्य करने वाला, दरी बिछाने वाला, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं बताई गई है, मगर इसको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। और बिशु की मृत्यु, जो बिशु की हत्या हुई है, उसका फ़ायदा लेकर सुकुल बाबू हरिजन वोट को अपने पक्ष में करने के लिए मैदान में कूद जाते हैं और एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बिशु के बारे में। बिशु को एक लड़की से प्रेम था, उसका नाम है रुकमा, लेकिन बिशु जिससे प्रेम करता है उसका विवाह किसी और से हो जाता है, और उसका विवाह होता है बिंदा से। और बिंदा जो है वो रुकमा के ही गांव में आकर रहने लगता है। रुकमा और बिशु का गांव एक ही है। बिशु और रुकमा का जो पति है बिंदा, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी से पता लगता है कि बिशु के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि वह रुकमा के पति को भी अपना मित्र बना लेता है, और दोनों मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि उचित मजदूरी दर मिले इसके लिए। इस बीच बिशु की मृत्यु हो जाती है और उपचुनाव का अवसर है। दोनों पार्टियां लगी हुई हैं कि किस तरह से चुनाव जीता जाए। इस बीच में दा साहब सिटी एसपी हैं जिसका नाम है सक्सेना, उसको जांच करने के लिए उस गांव में भेजते हैं, सरोहा विधानसभा के उस गांव में भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं ताकि गांव को लोगों को ऐसा लगे कि जो मुख्यमंत्री है वो बड़ा संवेदनशील है इस मामले को लेकर, और वो जांच कराकर मामले की तह में जाकर
जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाने के लिए तैयार है। सक्सेना जांच करने जाते हैं, गांव में बहुत से लोग इकट्ठा हुए होते हैं, सबका बयान लिया जाता है। स्वयं जो बिशु है उसके पिता का बयान लिया जाता है, रुकमा और बिंदा का बयान लिया जाता है। बयान के बाद सक्सेना इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पूरा जो खेल है, ये जो बिशु की हत्या है, ये बिशु की साधारण मृत्यु नहीं है बल्कि हत्या की गई है। और सक्सेना एक ईमानदार पुलिस अफसर रहता है और सक्सेना ईमानदार है और वो जो रिपोर्ट बनाता है उस रिपोर्ट के हिसाब से बिशु की मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हुई है। जबकि दास साहब का फ़ायदा इस बात में है कि ये प्रूफ हो जाए कि बिशु की मृत्यु ही हुई है, हत्या नहीं हुई है। अंत में जो डीआईजी हैं, डीआईजी सिन्हा, उनसे कहा जाता है कि आप रिपोर्ट बनाइए और सक्सेना के बनाए हुए जो सच्चा रिपोर्ट है, सक्सेना ने जो अपने कर्तव्य को निभाया, उसका पुरस्कार उसे मिलता है और उसकी ईमानदारी का पुरस्कार ये है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद डीआईजी सिन्हा स्वयं रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि हत्या नहीं है बल्कि आत्महत्या है। बिंदा उर्फ बिंदेश्वरी जो है उसने क्या किया है, आत्महत्या किया है। लेकिन फिर लगता है इन्हें कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, इस रिपोर्ट में यदि थोड़ा सा और सुधार कर दिया जाए तो कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और चुनाव जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो बिंदा जो बिशु का दोस्त था, जो रुकमा का पति था, ऐसा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है डीआईजी सिन्हा के द्वारा। उस रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि बिंदा जो है उसी ने बिशु की हत्या की है। ये उस रिपोर्ट में दिखा दिया जाता है, उसके दोस्त ने ही उसकी हत्या की है। ये डीआईजी सिन्हा जो भ्रष्ट व्यक्ति है, इसका प्रमोशन हो जाता है और ये डीआईजी से आईजी बन जाता है। इस बीच एक और चीज़ है कि राजनीति में सभी लोग खराब नहीं हैं। जैसे एक तरफ दास साहब राजनीति चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। एक तरफ बिशु की मृत्यु को अवसर के रूप में देख रहे हैं सुकुल बाबू। हरिजनों से कोई प्रेम नहीं है सुकुल बाबू को। सुकुल बाबू अपने चुनाव में सरोहा विधानसभा की सीट में 35% हरिजन वोट को अपने पक्ष में करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दास साहब के मंत्रिमंडल में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है लोचन भैया। लोचन भैया जो हैं ये दास साहब के खिलाफ हो जाते हैं इस बात को लेकर। और दास साहब के जब ये खिलाफ होते हैं तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कोई एक व्यक्ति तो नहीं ला सकता है, उसके लिए काफ़ी सारी सपोर्ट चाहिए। तो इनके समर्थन में, दास साहब के समर्थन में, दास साहब नहीं, लोचन भैया जो हैं इनके समर्थन में कुछ लोग हैं। उनका नाम है चौधरी, राव, बापट और मेहता। इन चारों को धन का लालच देकर, पद का लालच देकर दास साहब अपनी तरफ खींच लेते हैं और लोचन भैया का पद चला जाता है। इसका मतलब है कि राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा करने चलेगा उसका परिणाम यही होगा। दूसरी बात, जो अपने कर्तव्य के प्रति वफादार और ईमानदार रहेगा सिटी एसपी सक्सेना की तरफ, उसका भी हस्त सस्पेंशन होगा। ये दिखाया गया है इस उपन्यास में। केवल इतना ही नहीं, पत्रकार या मीडिया का क्या काम है ये भी दिखाया गया है। दास साहब की कथनी अलग है, करनी अलग है। कथनी में दास साहब कहते हैं कि अखबार को तो स्वतंत्र ही रहना चाहिए और अखबार स्वतंत्र रहेगा तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। ये विचार है किसके? दास साहब के, जो कि मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ दास साहब मसाल समाचार पत्र के संपादक दत्ता बाबू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको कोटे का कागज़ और सरकारी विज्ञापन दिया जाएगा। और कोटे के कागज़ और सरकारी विज्ञापन के प्रलोभन में आकर समाचार पत्र के संपादक दत्ता बाबू भी समाचार पत्र में केवल दास साहब के पक्ष में लिखना शुरू कर देते हैं। यह दिखाया जा रहा है कि मीडिया को कैसे सत्ता पक्ष अपने कंट्रोल में ले लेता है, कैसे अपने नियंत्रण में मीडिया को करके जो चाहे सत्ता पक्ष वो करवा सकता है। ये इस उपन्यास में दिखाया गया है। वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अंत में कुछ बातें करते हैं। अंत क्या हुआ है इस उपन्यास के अंत में? यह है कि जो डीआईजी साहब हैं वो आईजी के पद पर प्रमोट हो जाते हैं। जोरावर जो है वो भी छूट गया है, मतलब जोरावर तो छूटा हुआ ही है। जोरावर ने ही हत्या की थी बिंदा की, बिंदा की नहीं, मैं नाम भूल गया। जोरावर ने ही हत्या की थी, जो दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है बिशु। बिशु की हत्या वास्तव में जोरावर ने की है, लेकिन जोरावर पर कोई आरोप नहीं है क्योंकि डीआईजी से आईजी बने हैं
और उन्होंने रिपोर्ट को बदल दिया। शुक्ल बाबू एक बहुत बड़ी रैली करते हैं और शुक्ल बाबू की रैली भी सफल हो गई है। तो अंत में दिखाया गया है कि 3 पार्टी हो रही है। पहली पार्टी डीआईजी आईजी बनने की खुशी में कर रहे हैं, डीआईजी सिन्हा आईजी बन गए हैं तो पार्टी हो रही है। जोरावर आरोप मुक्त है तो वह उसकी पार्टी कर रहा है, और शुक्ल बाबू की रैली बहुत सक्सेसफुल रही है, वो उसकी पार्टी कर रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है कि तीनों ही पार्टियां और कुछ नहीं बल्कि महाभोज हैं। महाभोज किसका? किसी दलित, किसी वंचित, किसी शोषित की मृत्यु का। महाभोज अखबार में जो संपादक है उसकी ईमान के मर जाने का। महाभोज राजनीति के स्तर की गिरावट का। महाभोज एक ईमानदार व्यक्ति के सस्पेंशन और एक शासन के प्रति वफादार लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति बेईमान डीआईजी के आईजी बनने के प्रमोशन का महाभोज। इसीलिए इस उपन्यास का नाम भी महाभोज है। अंत में एक सीन है, वो सीन ये है कि सिटी एसपी सक्सेना जो है वो बिशु की हत्या और दलित बस्ती में, हरिजन बस्ती में जो आग लगी थी उसका साक्ष्य एक ब्रीफकेस में लेकर रुकमा के साथ ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। ये सीन दिखाता है कि न्याय की आस अभी भी जिंदा है। लोकतंत्र में चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए, चाहे नेता कितने भी खराब हो जाएं, चाहे समाचार पत्र और मीडिया कितनी भी बड़ी बिकाऊ क्यों न हो जाए, चाहे सारे डीआईजी आईजी में प्रमोशन पाने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार न रहें, फिर भी कोई न कोई एक व्यक्ति तो होगा जो इन सब के खिलाफ भी लड़ता रहेगा। वही दिखाया गया है कि अंत में हरिजन बस्ती में आग और बिशु की हत्या से संबंधित साक्ष्य को एक ब्रीफकेस में लेकर सिटी एसपी सक्सेना जो सस्पेंडेड है वो और रुकमा जो बिंदा की पत्नी है वो दिल्ली जा रहे हैं न्याय की आस में। एक प्रश्न उठता है कि इसका नाम महाभोज क्यों? उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। एक प्रश्न उठता है कि क्या महाभोज उपन्यास में दलित चेतना की बात की गई है? तो दरअसल दलित चेतना नहीं बल्कि मानवतावादी चेतना की बात की गई है। दलित चेतना की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो पात्र दलित है इसमें, जैसे बिशु, वो दलितों के हित में सोचे और दलितों के खिलाफ, किसी हो रहे प्रताड़ना के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। दरअसल ऐसा होता तो है, मगर वो केवल दलितों को नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हर व्यक्ति आगे बढ़े। वो ये नहीं चाहता है कि केवल दलित मजदूर यदि कोई है तो उसी को उचित वेतन, उसी को उचित मजदूरी मिले, बल्कि सबको उचित मजदूरी मिले। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दलित चेतना नहीं बल्कि मानवतावादी चेतना, एक स्टेप और ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के प्रति चेतना का एक प्रकाश हम देख सकते हैं इस उपन्यास में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस उपन्यास में हुआ क्या है। एक बार मैं समराइज करता हूं। सरोहा विधानसभा में चुनाव होने वाला है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही वहां पे चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बीच बिशु नाम के एक दलित की मृत्यु हो जाती है, एक हरिजन की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के अवसर पर इसको अपनी तरफ मिलाने के लिए, इसके पिता को अपनी तरफ मिलाने के लिए, हरिजनों की संवेदना को वोट में तब्दील करने के लिए दोनों पक्ष के नेता लग जाते हैं। और दोनों पक्ष के नेता, हरिजनों से उनको कोई प्रेम नहीं है, उनको प्रेम है तो अपने वोट से, और वोट के लिए लगते हैं। और अंत में उसकी मृत्यु, जो हत्या थी, वो उसके दोस्त के ऊपर ही दिखा दिया जाता है कि उसका दोस्त ही हत्यारा है। और इस तरह से ये उपन्यास समाप्त हो जाता है।